Hello, my dear students. We will continue the applications of hard acid, soft bases concept. We already discussed about the stability of the complex uh, metal or presentation in nature of the metal ores and the propagations, direction of the propagation of the rays. हम अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया होगी नहीं होगी उसके बारे में, संकुलों के स्थायित्व के बारे में और वो किस प्रकृति के रूप नेचर में या प्रकृति में किस रूप में जो है धातु एस पाए जाते हैं उसके बारे में हम HSAB सॉफ्ट हार्ड एसिड बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे क्लास शुरू करते हैं कि चौथे नंबर का इसका अनुप्रयोग है वो है उभयदंती लिगेंडों से बनने वाले संकुलों की प्रागुक्ति। उभयदंती लिगेंडों से बनने वाले संकुलों की प्रागुक्ति। तो ये संकुल जो बने हैं या हमें कह सकते हैं कि उभयदंती लिगेंड क्या है? एम्बिडेंट व्हाट इज द एम्बिडेंट लिगेंड्स? तो वो एम्बिडेंट लिगेंड्स या उभयदंती यानी एक लिगेंड ऐसा है जो दोनों सिरे से धातु के साथ जुड़ सकता है। एक बार जैसे कि एग्जांपल सल्फर के साथ और एक बार जो है थायोआयोसाइनेट है। थायोआयोसाइनेट के अंदर एक बार तो वो इसके साथ जुड़ सकता है और एक बार जो नाइट्रो के साथ जुड़ेगा। तो दो चीजें अलग अलग देखने को मिल रही है। इस प्रकार का लिगेंड जो है वो कहलाता है हमारा उभयदंती लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड। तो ये एम्बिडेंट लिगेंड जो है वो धातु के साथ में जुड़ सकता है दोनों तरफ से। तो इसका पता भी हम स्ट्रॉन्ग एंड इसका पता भी हम जो है सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये जुड़ता है तो कौन सा होगा, ये जुड़ता है तो कौन सा होगा। तो हम ये देखते हैं कि सल्फर अगर जुड़ता है किसी भी धातु से तो सल्फर एक क्या है, मृदु लिगेंड है, एक सॉफ्ट क्षार है, सॉफ्ट बेस है, सॉफ्ट बेस लिगेंड है। लेकिन नाइट्रोजन साथ जुड़ता है तो नाइट्रोजन साथ जुड़ने वाला क्या होगा, एक हार्ड बेस लिगेंड होगा। तो ये हार्ड बेस लिगेंड जो है वो हार्ड एसिड से ही संकुल का निर्माण करेगा। सॉफ्ट एसिड बेस है तो सॉफ्ट एसिड से ही, सॉफ्ट बेस है तो सॉफ्ट एसिड से ही एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कोबाल्ट के साथ में जो उभयदंती लिगेंड जुड़ेगा वो नाइट्रोजन के परिप्रेक्ष्य में जुड़ेगा, यानी COH जुड़ेगा। कोबाल्ट जो है वो COH के साथ में एक लिगेंड का फॉर्मेशन करता है इस प्रकार से। तो वो लिगेंड ये जो चीज जुड़ती है तो ये जो चीज हमारी कहलाएगी क्या? ठीक है, इस प्रकार से ये कहला रही है हमारा जो धातु होगी वो कहती है कि Cu+2 है, Cu2+ है, वो एक प्रकार का क्या है, हार्ड एसिड है। वो हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ में ही संकुल बनाएगा। तो हार्ड बेस क्या है, नाइट्रोजन वाला सिरा। सॉफ्ट बेस क्या है, सल्फर वाला सिरा। तो सल्फर वाला सिरा हमारे Pb2+ यानी ये हमारा सॉफ्ट एसिड है, ये हार्ड एसिड है। तो सॉफ्ट एसिड के साथ में सल्फर वाला सिरा ही संकुलों का निर्माण करता है। इसी प्रकार हम उभयदंती लिगेंड से बनने वाले संकुलों की प्रागुक्ति में भी ये जो कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस का वो काम में लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का और अनुप्रयोग हो गया। अनुप्रयोग नंबर अब देखते हैं क्या 5। बस आज खत्म करेंगे, आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। फिर नया टॉपिक, नया लेक्चर, नया चैप्टर शुरू करेंगे। कठोरता एवं मृदुता का निर्धारण 5 नंबर है। कठोरता अर्थात मृदुता का निर्धारण का मतलब है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। कि जिसे मान लीजिए हमारा B एक आपका पास B है, B जो
क्षार है एक प्रकार का, मान लीजिए बी माइनस है, एक प्रकार का क्षार है। तो एक्स वाई जेड ये बी माइनस जो क्षार है वो सॉफ्ट है, क्षार है, सॉफ्ट क्षार है या सॉफ्ट बेस है, ये हार्ड बेस है। इसका भी हम पता लगा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से कि ये अज्ञात है। अब ये अज्ञात क्षार जो है वो सॉफ्ट है या हार्ड है, वो हम इस कॉन्सेप्ट से पता लगा सकते हैं। कैसे कि जो है एच बी माइनस जो है उस एच बी माइनस को रिलेशन करा दीजिए एच प्लस से, तो बनेगा क्या एच बी एच बन गया। तो ये बी एच प्लस जो है उस साथ में एक रिलेशन कराते हैं, किस साथ में इसकी रिलेशन कराते हैं CH3 Ag प्लस रिलेशन कराते हैं। और अगर ये रिलेशन कराने पर बनता है क्या CH3 HB B प्लस H प्लस, ठीक है। इस प्रकार से जो है BH बना। तो ये BH प्लस H3Hg प्लस के साथ में BH की रिलेशन कराई गई अम्ल के साथ में BH बना। इसको हमने जो Ag माना अज्ञात है, तो ये अज्ञात सार है, इस अज्ञात सार H के साथ रिलेशन करा दी। और फिर हमने इसको CH3Ag प्लस जो हमारा एक मृदु अम्ल है, ये मृदु अम्ल है। और अगर ये मृदु अम्ल है तो अगर ये मृदु अम्ल है तो मृदु क्षार के साथ में एक स्थायी संतुलन का निर्माण करेगा। अगर ये B माइनस मृदु क्षार है तो अभिक्रिया कहा जाएगी अग्र डायरेक्शन में, दाईं तरफ अग्र दिशा में प्रमोट होगी, अग्र दिशा में प्रोपोगेटेड होगी। तो इस पर अग्र दिशा में जाएगी कब, जब ये मृदु अम्ल के साथ में अगर B माइनस जो है मृदु है तो अग्र दिशा में जाकर के संकुल का निर्माण कर लेगी, एक स्थायी संकुल का निर्माण कर लेती है। यदि ये हमारा मृदु अम्ल है और तो ये भी अगर मृदु क्षार है तो मृदु क्षार मृदु अम्ल के साथ मिलकर के एक स्थायी संकुल का निर्माण कर लेगी। ऐसी कंडीशन में रिएक्शन जो है अभिक्रिया जो है अग्र दिशा में प्रोपोगेटेड हो जाएगी, अग्र दिशा में गमित हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि ये कठोर क्षार है तो कठोर क्षार मृदु के साथ में स्थायी संकुल का निर्माण नहीं करता और H प्लस जो हमारा क्या है कठोर अम्ल है, तो इस कठोर अम्ल वापस से इसके साथ रिलेशन करके जो दिशा है वो दिशा क्या हो जाएगी परिवर्तित हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगा कठोर। अगर ये कठोर है तो कठोर के साथ रिलेशन करके दिशा जो अभिक्रिया है वो अग्र दिशा में ना होकर पश्चिम दिशा में अभिगमित हो जाएगी और ये अपना स्थायित्व को BH+ के रूप में ग्रहण कर लेंगे और एक स्थायी संकुल का निर्माण कर लेंगे यदि ये हमारा क्या है कठोर है। तो अगर ये हमारा मृदु होगा तो इधर से अग्र दिशा में जाएगी, अगर ये हमारा जो है कठोर ना करके मृदु कठोर है तो अग्र दिशा में नहीं जाएगी। अगर ये मृदु है तो यह अग्र दिशा में प्रोपोगेटेड होगी, अगर ये कठोर है तो वो की वही एज इट इज रह जाएगा और पश्चिम दिशा के अंदर रिएक्शन हमारी चलेगी। तो इस प्रकार से हम कठोरता या मृदुता का निर्धारण भी इस कॉन्सेप्ट के द्वारा किया जा सकता है कि वो अगर मृदु है तो मृदु के साथ में स्थायी संकुल बनाएगा, अग्र दिशा में चली जाएगी। अगर वो कठोर है तो कठोर के साथ बना करके रिएक्शन जो है पश्चिम दिशा में गमित हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा ज्यादा बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये अनुप्रयोग कठोरता और मृदुता के उपयोग पता लगाया जा सकता है। छठे में देखिए 6 नंबर 6 है हमारा कि that is the concept विस्मांगी उत्प्रेरक। विस्मांगी उत्प्रेरक के रूप में भी हम जो है द हेटेरोजेनस कैटलिस्ट उस विस्मांगी उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जा सकता है। कैसे, यदि हमारा कि मृदु धातु अवशोष तो हमें ध्यान रखिए विस्मांगी उत्प्रेरक में हमें ध्यान रखना मृदु धातु जो होगा वो मृदु क्षार को ही अवशोषित करता है। इसलिए हमारा यदि विस्मांगी उत्प्रेरक इस प्रकार से है तो हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट होगा तो
तो कैटलिस्ट होने के बाद में अगर हेटेरोजेनस कैटलिस्ट क्या है, मृदु है, तो मृदु को ही क्या करेगा, वो अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करके एक संकुल का निर्माण करता है। इसी तरह से यदि विलय हमारा मृदु है तो वो मृदु सार विलायक में ही इजीली डिजोल्व होता है, इजीली घुल जाता है। तो इस प्रकार से हम विषवांग उत्प्रेरक के रूप में भी हम काम में ले सकते हैं। लास्ट इसका है 7वां नंबर, लास्ट हमारा इसका अनुप्रयोग है वो है रासायनिक अभिक्रिया की बल गति। रासायनिक अभिक्रिया की बल गति यानी काइनेटिक रिएक्शन, द काइनेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, द काइनेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो काइनेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही है या फिर जो है नाभिक स्नेही अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, नाभिक स्नेही अभिक्रिया है, इसका भी पता हम उसकी मृदुता और कठोरता का गुणों का भी निर्धारण कर सकते हैं कि नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं अम्ल क्षार की मृदुता या कठोरता के गुणों पर निर्धारित होती हैं। तो नाभिक स्नेही अभिक्रिया या फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया भी अम्ल क्षार की मृदुता एवं कठोरता के अनुसार ही निर्धारित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मृदु और कठोर जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है या अम्ल क्षार जो आपका अनुप्रयोग है या वो है, उसका उपयोग भी हम काइनेटिक और केमिकल रिएक्शन के बारे में पता लगाया जा सकता है कि वो कितनी फास्ट रिएक्शन होगी, जितनी फास्ट उसको मृदु के साथ में या कठोर के साथ में रिएक्शन करने में लगता है वो कम समय लगता है बजाय मृदु क्षार या मृदु का कठोर के साथ में, कठोर का मृदु के साथ में। तो इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट बड़ा इजीली निकल के आया कि हम जो है रासायनिक अभिक्रिया की बल गति के बारे में भी इससे पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक इसका अनुप्रयोग है कंप्लीट। और इस चैप्टर में लास्ट हम देख रहे हैं क्या, लास्ट कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है एप्लीकेशन के बजाय, वो आ रहा है सीमाएं क्या है, द लिमिटेशंस ऑफ द एसिड सॉफ्ट एंड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, द लिमिटेशन ऑफ द सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस की सीमाएं या लिमिटेशंस ऑफ एसिड सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो वो लिमिटेशंस क्या है, पहला लिमिटेशन देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये चीजें जो है हम इसके पीडीएफ भी आपको मैं डाल दूंगा इसके लेक्चर के बाद में। आप समझ लीजिएगा कि इसमें मात्रात्मक राशि या कितनी मात्रा में बढ़ेगी उसके बारे में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कितनी मात्रा में वो रिएक्शन अभिक्रिया होगी, कितनी परसेंटेज जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बारे में कोई पैमाना, उस प्रकार का मेजरमेंट इस कॉन्सेप्ट में नहीं दिया जाता, मात्रात्मक पैमाना इसमें नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो क्या आया, मात्रात्मक राशि ज्ञात करने में कोई पैमाना नहीं है, तो मात्रात्मकता का पता नहीं लगाया जा सकता या कोई पैमाना हमें नहीं बता पाएगी। ये जो कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार की मात्रात्मकता का अभिक्रिया की बात करता है, किस प्रकार का पैमाना हमें नहीं बताता। पहला ये सीमाएं होगी। दूसरा है और कोई अभिक्रिया प्रेक्षित हो रही है तो पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि वो मृदु होगा या क्षार है, या कठोर है या मृदु है या कठोर है, तो उसका पता होगा तो ही हम उस अभिक्रिया के स्थायित्व के बारे में पता लगा सकते हैं या उस संकुलों के स्थायित्व के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इससे पहले उसकी जानकारी अवश्य होना चाहिए और बिना जानकारी के हम ये चीज पता नहीं लगा सकते। तो ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है कि अभिक्रिया की सही जानकारी होनी चाहिए। तो इससे अभिक्रिया की सही जानकारी के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि
ये कठोर हुआ या मृदु है, तो वो जानकारी हमें होगी तो ही हम किसी भी समतुलों के स्थायित्व के बारे में बता सकते हैं। तो जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज इसके बारे में बताने चाहिए, यानी ज्ञान जरूरी है। तीसरा है इस सिद्धांत में कठोरता मृदुता के पदार्थ में अम्लीय एवं क्षारीय होने में कोई संबंध नहीं होता था। तो ये जो है ये सिद्धांत जो है हमें मृदुता और कठोरता का पता है, लेकिन मृदुता कठोरता उसके अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में कोई जानकारी नहीं देता कि ये अधिक अम्लीय होगा या अधिक क्षारीय होगा। वी कैन denote about that which this one is the strong acid and strong base. This application is part of this concept cannot clear that, तो उसको ये नहीं कर सकता कि ये अम्लीयता और क्षारीयता ज्यादा है, इसके बारे में या कम है जानकारी नहीं देता है। ठीक है, चौथा एंड लास्ट है कि मृदु अभिक्रिया के आधार पर अभिक्रिया दूसरा बताया CH3+ और H2 गैस है, तो इससे CH4+ H+ गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा, निकल जाती है। तो ये इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो हमें मृदु अभिक्रिया के रूप में बताती है कि मृदु अभिक्रिया होगी, लेकिन जबकि एंट्रोपी के परिवर्तन के आधार पर यह अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। एंट्रोपी के परिवर्तन के आधार पर यह अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके मृदु कठोर सिद्धांत के आधार पर यह अभिक्रिया होती है। लेकिन एंट्रोपी कहती है कि पहले जो गैसीय अवस्था से जो है ये स्थायी अवस्था में जा रहा है, दोनों इस प्रकार से जो थी, तो गैसीय से ठोस के रूप में या CH4 मेथड गैस के रूप में जा रहा है। ठीक है ना, तो पहले तो उसकी तुलना में जो है अणुओं की संख्या कम हो रही है, तो कम होने के कारण क्या हो जाएगा, चार्ज आ रहा है, क्या हो जाएगा, एंट्रोपी के आधार पर इस अभिक्रिया को नहीं समझा सकता। अणुओं का जो डिलोकलाइजेशन है, या फिर हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी जो है वो एक अस्थायीकरण है या फिर रैंडमनेस ऑफ द molecules and atoms. If it is increase or not, यदि हम अणुओं की संख्या बढ़ती है घटती है, तो जब बढ़ती है तो एंट्रोपी जो है बढ़ती है, घटती है तो एंट्रोपी घटती है। तो इसके आधार पर एंट्रोपी घट रही है, ऐसी कंडीशन में यह अभिक्रिया एंट्रोपी के आधार पर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मृदु के आधार पर यह अभिक्रिया हो रही है, तो इसके बारे में भी ये जानकारी नहीं देती। इस प्रकार से ये चैप्टर ही खत्म होता है, और इसको ढंग से पढ़िएगा, और जो कुछ समझ में नहीं आया पूछिएगा, मैं इसका PDF आज ही डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।